दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ साइंस के टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि रेलवे के एग्ज़ाम्स में कई बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता हो कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्रश्न है, पारसेक किसकी इकाई है? तो इसका सही जवाब होगा दूरी की। दोस्तों दूरी या लंबाई की इकाई है पारसेक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उपयोग बड़ी बड़ी दूरियों को यानी डिस्टेंस को नापने में किया जाता है। जैसे आकाश में तारों और तारों के बीच में जो दूरी नापा जाता है वह पारसेक में ही मापा जाता है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, एम्पियर नापने की इकाई क्या है? तो सही जवाब होगा करंट। दोस्तों एम्पियर के मापने की इकाई विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। कई बार यह क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के किस नियम से? तो सही जवाब होगा गति के पहले नियम से। न्यूटन के गति के पहले नियम से बल यानी फोर्स की परिभाषा आती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, न्यूटन के पहले नियम को और क्या कहते हैं? दोस्तों वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही वीडियो रोज लेकर आता हूँ। तो सही जवाब होगा जड़त्व का नियम। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो सही जवाब होगा गामा किरणों की। दोस्तों नाभिक से निकलने वाले विकिरण में गामा किरणों की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है, और सबसे कम अल्फा किरणों की वेधन क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक व्यक्ति किसी दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह कौन सी कार्य को करता है? तो सही जवाब होगा कोई भी कार्य नहीं करता है। एक व्यक्ति अगर किसी भी दीवार को धक्का देता है पर उसे अगर वह विस्थापित नहीं कर पाता है यानी कि असफल रहता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कोई भी कार्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा यौगिक। दो या दो से अधिक शुद्ध यानी प्योर मैटर्स के एक निश्चित अनुपात में जो संयोग होता है उससे बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा उपधातु। ऐसे तत्व यानी एलिमेंट जिसमें धातु और उप अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे उपधातु कहलाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु है? प्यारे दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो आपसे आगे आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों यारों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो सही जवाब होगा ये सभी। दोस्तों आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, बोरोन और सिलिकॉन ये सभी उपधातु कहलाते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, पदार्थ के चतुर्थ अवस्था को क्या कहते हैं? तो सही जवाब होगा प्लाज्मा। दोस्तों पदार्थ के चतुर्थ अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। पदार्थ के मुख्यतः तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, तरल और गैस, लेकिन चौथा अवस्था प्लाज्मा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कोयला है, कोयला तत्व है या यौगिक है या मिश्रण है या इनमें से कुछ भी नहीं है? तो सही जवाब होगा तत्व है। कोयला एक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो सही जवाब होगा कार्बोहाइड्रेट्स।
दोस्तों मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स ईंधन यानी फ्यूल का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो इसका सही जवाब होगा ग्लूकोज। ग्लूकोज तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए जानी जाती है और यह एक शर्करा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो एसिड यानी कि एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो सही जवाब होगा 20 एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है प्रोटीन को बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? सोयाबीन में लगभग 42% प्रोटीन पाया जाता है और प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स सोयाबीन को ही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो सही जवाब होगा चावल में। दोस्तों चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता, जबकि मांस, दूध और दाल इन सभी में प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो सही जवाब होगा आयरन यानी लोहा की। पालक के पत्तों में प्रचुर मात्रा में लोहा यानी आयरन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो सही जवाब होगा लोहा की कमी से। एनीमिया रोग में खून की कमी हो जाती है और यह लोहा की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हैजा का कारण क्या है? हैजा रोग किसके कारण से होता है? जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, या वायरस यानी कि विषाणु, या फफूंद या शैवाल के कारण से? तो इसका सही जवाब होगा जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण से हैजा रोग होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है, एलिसा टेस्ट यानी एलिसा जांच किस रोग की पहचान करता है? तो इसका सही जवाब होगा एड्स। एड्स रोग की पहचान एलिसा टेस्ट के माध्यम से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सही जवाब होगा कीमियोथेरेपी का। कैंसर के उपचार में कीमियोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो सही जवाब होगा ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा अवकरण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को अवकरण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को ऑक्सीकरण कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं में क्या फर्क पड़ता है? तो सही जवाब होगा उसकी चाल घट जाती है या अणुओं की गति धीमी हो जाती है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणु की गति या चाल घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, एसआई पद्धति में यानी स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम में तापमान को मापने की इकाई क्या है? दोस्तों एसआई पद्धति में ना तो फ़ारेनहाइट में तापमान को मापा जाता है, ना सेंटीग्रेड में, ना सेल्सियस में। एसआई पद्धति में तापमान यानी टेम्परेचर को केल्विन में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसके गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट पर क्या असर होता है? तो सही जवाब होगा घट जाएगा। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाता है, यानी कि बर्फ पर दबाव बढ़ाने से वह कम गलता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, आनुवांशिकता का नियम के जन्मदाता कौन है? तो सही जवाब होगा मेंडल। आनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स के नियम के जन्मदाता ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो सही जवाब होगा ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 है, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो सही जवाब होगा वैज्ञानिक क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा।
हृदय यानी हार्ट का पहला प्रतिस्थापन यानी ट्रांसप्लांट क्रिश्चियन बर्नांड ने किया था? क्वेश्चन नंबर 30 है, लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? तो सही जवाब होगा रेबीज रोधी टीका का। दोस्तों, रेबीज कुत्तों या अन्य जानवरों को काटने से होता है और रेबीज का टीका खोज लुई पास्चर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो सही जवाब होगा वैज्ञानिक हेनरी बैकरेल ने। रेडियो धर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी की खोज वैज्ञानिक हेनरी बैकरेल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 32 है, गामा किरणें किससे बनी होती हैं? तो सही जवाब होगा विद्युत चुंबकीय तरंगों से। दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंगों से गामा किरणें बनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे क्या कहते हैं? तो सही जवाब होगा फोटान। दोस्तों, प्रकाश के छोटे छोटे कणों को मिलाकर फोटान बनता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? तो सही जवाब होगा निर्वात यानी वैक्यूम में, यानी लाइट का वेग सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो सही जवाब होगा 8 मिनट। दोस्तों, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो सही जवाब होगा लगभग 100 सेकंड या 1.3 मिनट। लगभग 100 सेकंड चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करती हैं? तो सही जवाब होगा उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। वाहन में पीछे देखने के लिए जो शीशा लगाया हुआ रहता है उसे उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है वाहन को पीछे पीछे देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 38 है, इनमें से कौन सही है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। यह सही फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ पर बनता है? तो सही जवाब होगा रेटिना पर। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में रेटिना पर बनता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक यानी दांत के डॉक्टरों के द्वारा कौन से दर्पण का प्रयोग होता है? तो सही जवाब होगा अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर का। रोगियों के दांत देखने में दांत के डॉक्टरों के द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य में एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो सही जवाब होगा 3 प्रतिबिंब बनेंगे। दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य में एक मोमबत्ती जल रही है, तो दर्पण में मोमबत्ती के 3 प्रतिबिंब बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है, डायोप्टर किसकी इकाई है? तो सही जवाब होगा लेंस की फोकस दूरी का। डायोप्टर के माध्यम से लेंस को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो सही जवाब होगा 12 जोड़ी यानी कि कुल 24 हड्डियां या पसलियां होती है मनुष्य के शरीर में। क्वेश्चन नंबर 44 है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पर पाई जाती है? तो सही जवाब होगा ऊपरी भुजा यानी कि बाह में। दोस्तों, ह्यूमरस अस्थि ऊपरी भुजा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, दांतों और हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सही जवाब होगा कैल्शियम और फास्फोरस। दांतों में और हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है?
तो सही जवाब होगा 7.4। मानव के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, यानी मानव का रक्त हल्का क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो सही जवाब होगा तिल्ली। तिल्ली, इसे इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं और इसका एक और नाम है प्लीहा। मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक का कार्य तिल्ली करता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, रक्त में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? तो सही जवाब होगा लोहा। रक्त में लोहा धातु पाई जाती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो सही जवाब होगा यकृत, किडनी और फेफड़ा, इन तीनों में ही, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों किडनी को हिंदी में वृक्क कहते हैं। रक्त का प्योरिफिकेशन मुख्यतः किडनी में होता है, लेकिन यकृत यानी लीवर और फेफड़ा यानी लंग्स में भी ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? तो सही जवाब होगा फुफ्फुस सिरा रक्त वाहिकाओं को, जो कि साफ रक्त होते हैं, उन्हें फेफड़ों से हृदय में ले जाने का कार्य करती हैं। तो दोस्तों आज की आपकी क्लास यहीं तक थी। 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपने सही किए, कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मैं आप सभी के लिए ऐसे ही वीडियो रोज़ लेकर आता हूं, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों यारों मित्रों के साथ भी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।